हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सत्यम। आज 2-3 दिन के एब्सेंट के बाद आज ज्योग्राफी का ये 7वां क्लास होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु और भारत ऋतुएं। इस दोनों के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी प्रदान करेंगे आज। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई बिहार के किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए, और इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लगभग दोनों टॉपिक मिला करके 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। क्या है कि भारत की जलवायु। भारत की जलवायु को सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है, यानी कि कौन कौन ऐसा चीज़ है जिसके वजह से भारत की जलवायु इफेक्ट होती है, उससे उस पर नुकसान होता है या प्रभाव होता है। तो सबसे पहला ये आपको सीरियल पूछ देता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो सबसे पहला स्थिति रहता है कि भारत की स्थिति, यानी कि भारत किस जगह पर स्थित है। ये बहुत मायने रखता है किसी देश की जलवायु को निर्धारित करने में कि उसकी लोकेशन क्या है। जैसे कि ये ग्लोब है तो ग्लोब पे यहाँ पर भारत है ना, तो कहाँ पर स्थित है, तो ये उसकी स्थिति, उसका अक्षांश क्या है, उसकी देशांतर क्या है। तो इस चीज़ पर क्या होती है, भारत की जलवायु या किसी भी देश की जलवायु उस चीज़ पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, समुद्र तल से दूरी। दूरी नहीं, कम दूरी। आपको भी पता है कि अगर ये भारत है तो इधर क्या है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है। तो तीनों तरफ से समुद्र है जिसकी दूरी कम है। तो यहाँ लिख लीजिएगा कम दूरी। क्या लिखेंगे, कम दूरी। तो समुद्र तल से कम दूरी होने के कारण क्या होता है, इसकी जलवायु प्रभावित होती है। तो समुद्र तल से कम दूरी है जिस देश की, उसकी क्या होगी, जलवायु प्रभावित होगी। तीसरा है पर्वतमाला। पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला का पूरा अधिकतर विस्तार कहाँ है, तो भारत में है। उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी, आपको भी पता है यहाँ उत्तर है और यहाँ क्या है, पूरब है। तो इधर से जो मानसून आता है उसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो यहाँ से जो मानसून आता है उसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। उसके बाद ये है एल नीनो, ला नीनो। ये सब के बारे में हम लोग बारी बारी से जिक्र करेंगे, बस यहाँ आप सीरियल देखते चलिए। उसके बाद है पश्चिमी विक्षोभ और एक है जेट वायुधारा। तो कौन कौन सी प्रभावित किया भारत की जलवायु को दोस्तों। सबसे पहले भारत की स्थिति, यानी उसका अक्षांश, उसका देशांतर इस चीज पर डिपेंड करता है कि उस जगह का जलवायु कैसी होगी। तो पहला क्या है, भारत की स्थिति। दूसरा, समुद्र तल से क्या है, कम दूरी है। तो समुद्र तल से क्या है, कम दूरी होने के कारण क्या है, भारत की जलवायु प्रभावित होती है। तीसरा, हिमालय पर्वतमाला है। चौथा, उत्तर पूर्वी मानसून है। पांचवा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। छठा, एल नीनो ला नीनो है। सातवां, पश्चिमी विक्षोभ है। और आठवां, जेट वायुधारा है। ठीक है, हम लोग अब बारी बारी से इस चीज के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत की जलवायु कैसी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये नहीं हो याद रखना है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्या है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो देखिए, अगर ये इसको मैं मान लूँ कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के जो उत्तर में जो भी पार्ट होते हैं उसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय। और कर्क रेखा के नीचे यानी कि दक्षिण में जो भी पार्ट होते हैं उसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। समझ में आ गया। तो शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय समझ में आ गया। अब क्या है कि मानसून शब्द अरबी यात्री सुलेमान अल मसूदी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, अल मसूदी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि मानसून किस भाषा की शब्द है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, तो वो कहाँ की है, अरबी भाषा की शब्द है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अल मसूदी किसके द्वारा दिया गया था, मानसून शब्द अल मसूदी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, अल मसूदी के द्वारा। तो मानसून शब्द का खोज कौन किया था, अल मसूदी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पेज में चलिए। दूसरा क्या देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अरबी भाषा। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया कि मानसून शब्द किस भाषा का है, किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, जो उसका किस शब्द से मिलके बना है, तो मौसमी। उसका क्या नाम है, मौसमी। मौसमी, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा की शब्द मौसमी से हुई है। ठीक है,
मानसून की खोज कौन किया था? हिप्पल्स। मानसून को नाम किसने दिया? अल मसूदी। जबकि उसकी खोज हिप्पल्स के द्वारा किस शताब्दी में, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक एक लाइन से इसमें क्वेश्चन पूछा गया, समझे कि मानसून शब्द किसने दिया। अगर ये पूछेगा तो कौन दिया था? मानसून शब्द अल मसूदी के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जो कहाँ के रहने वाले थे? अरब के, अरबी यात्री थे। और मानसून शब्द की खोज कौन की है? तो हिप्पल्स के द्वारा किया गया। और किस शताब्दी में किया गया है? तो यहां पर प्रथम शताब्दी में किया गया। यहां तक कोई दिक्कत? तो मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, मौसमी से बना हुआ है। और मानसून की खोज हिप्पल्स के द्वारा प्रथम शताब्दी में किया गया। और मानसून शब्द दिया किसके द्वारा गया था? अल मसूदी के द्वारा, ठीक है। अब चलिए हम लोग मानसून के बारे में चलते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। एक अभी आपको हम 8 को जो बताए थे उसको बारी बारी से देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको 2 भाग में बांटते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। कौन कौन है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। कोई दिक्कत? देखिए तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा, मुझे याद क्या क्या करनी है, इस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा लगभग 80% वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो क्वेश्चन पहला ये बना कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण आता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कहाँ कितना आता है? 80% वर्षा जो भारत में होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ये कब आता है? तो जून महीना में आता है और सितंबर तक लगभग रहता है। तो ये अप्रॉक्स है, कब से? जून से सितंबर तक रहता है। और एक बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन कि ये दोनों में आपको डिफरेंस रहेगा कि ये समुद्र से स्थल की ओर चलता है। मान के चलिए ये भारत है तो ये समुद्र यहाँ है, तो ये समुद्र से भारत की ओर जाएगा। कौन? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इधर क्या है? दक्षिणी, इधर क्या है? पश्चिमी। तो इस दोनों के बीच में ये क्या होगा? समुद्र से स्थल की ओर चलेगा, ठीक है। तो समुद्र से स्थल की ओर कौन चलता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा किसके कारण होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, लगभग 80%। और यह जून से सितंबर तक रहता है। अब चलिए उत्तर पूर्वी मानसून, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसे लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक का क्या बना कि किस मानसून को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून। यानी कि ये उत्तर हुआ, ये पूर्वी हुआ, और यहां से जो मानसून आता है इसे क्या कहा जाता है? लौटता हुआ मानसून। यह अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। कब से? देखिए ये सितंबर में गया और ये अक्टूबर से दिसंबर तक रहा। इस बीच में जो वर्षा होगी वो क्या होगी? उत्तर पूर्वी मानसून होगी। आपको भी पता है कि जून से सितंबर तक ही भारत में ज़्यादा वर्षा होती है, तो आपको ये भी लॉजिक आसानी से याद हो जाएगा कि 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, जो जून से सितंबर तक रहती है, क्योंकि उस समय क्या होती है? ज़्यादा वर्षा होती है। और अक्टूबर से दिसंबर तक थोड़ा कम वर्षा होती है। तो इस समय जो वर्षा होगी वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होगी। कोई दिक्कत? यह क्या है? यह स्थल से समुद्र की ओर चलता है। कौन? देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून समुद्र से क्या हुआ? स्थल की ओर चला, ठीक है। और ये क्या होगा? ये स्थल से समुद्र की ओर चलता है। कौन? उत्तर पूर्वी मानसून। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, और यह अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अगला पेज में चलते हैं। अब है एक पश्चिमी विक्षोभ। हमने आपको बोला कि बारी बारी से हम लोग जानेंगे। तो पश्चिमी विक्षोभ के लिए 2-3 बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चंस होंगे, हम आपको टिक लगाते चलेंगे। इसे रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है। भैया आपको भी पता है कि फसल जब हम लोग पढ़ेंगे तो 2 तरह का फसल होता है, एक खरीफ और एक क्या होता है? रबी फसल। क्या होता है? एक रबी फसल। रबी फसल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो गेहूं, जौ, चना, अलसी, तीसी, मटर, ये जो होते हैं वो रबी फसल के लिए होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है? गेहूं की फसल में पानी की उतनी जरूरत नहीं होती है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ना, इसे रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है। टॉनिक मतलब क्या हुआ? कम उतना ही चीज में एकदम एक्यूरेट बहुत विस्तार देता है, यानी रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है। टॉनिक कोई चीज के लिए इस शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है? कि वो कम चीज है लेकिन एकदम परफेक्ट चीज है। तो रबी फसल का टॉनिक किसे कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ को। तो पश्चिमी विक्षोभ का पहला इससे क्वेश्चन क्या बना कि इसे रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है, ठीक है। उत्तर भारत में दूसरा क्वेश्चन,
भैया इससे बहुत 2-3 क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण बनता है। उत्तर भारत में यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सब जो इलाके हैं, यहाँ पर जाड़े के दिनों में प्रचुर वर्षा होती है। कभी कभी जाड़े के दिनों में भी जो वर्षा होती है वह क्या होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जाड़े के दिनों में उत्तर भारत में जो वर्षा होती है, खासकर कहाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार में। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो खासकर जो वर्षा होती है, पहला क्वेश्चन उत्तर भारत पूछेगा, लेकिन उत्तर भारत में खासकर अगर जगह पूछेगा तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जाड़े के दिनों में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। कोई दिक्कत? तो पश्चिमी विक्षोभ को रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है। यह उत्तर भारत में जाड़े के दिनों में प्रचुर वर्षा कराती है। उत्तर भारत में खासकर कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार में। या गेहूं की फसल, मैंने आपको अभी बोला रबी की फसल, उसमें भी खास करके गेहूं की फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लाभदायक होता है। और इसे स्थानीय भाषा में यानी कि वहां की भाषा में इसे मावट कहा जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितना PYQ है उसी बेस्ड पर मैं आपका थ्योरी तैयार किया हूं और उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। तो स्थानीय भाषा में पश्चिमी विक्षोभ को क्या कहा जाता है, मावट। क्या कहा जाता है, मावट। समझ में आ गया? तो रबी फसल का टॉनिक पश्चिमी विक्षोभ को कहा जाता है। उत्तर भारत में जाड़े के दिनों में, अपना यूपी बिहार में जो वर्षा जाड़े के दिनों में होती है, किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। गेहूं की फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कौन है, तो पश्चिमी विक्षोभ है। स्थानीय भाषा में इसे मावट कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का क्या था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वहां से होती है, वह समुद्र से स्थल की ओर चलती है और जून से सितंबर तक रहती है। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून कहा जाता है, वह क्या होता है, स्थल से समुद्र की ओर चलती है, अक्टूबर से दिसंबर तक रहती है। कोई दिक्कत यहां तक? अब है एक जेट वायुधारा, जेट स्ट्रीम इसे कहा जाता है। यह क्षोभ मंडल, आपको ही पता है हमारे जो मंडल है उसको 5-6 भाग में बांटा गया है, तो वो तो बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए सबसे निचला स्तर जो होता है वो क्षोभ मंडल का होता है। तो यह हवा क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में तेज गति से चलती है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा कि जेट धारा किस मंडल में चलती है, तो क्षोभ मंडल में चलती है। कोई दिक्कत? हम कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं आप उस चीज को ध्यान दीजिए कि जेट वायुधारा जो है वो किस मंडल में चलती है, तो क्षोभ मंडल में चलती है। सबसे पहला बात। दूसरा, यह चक्रवात की दिशा का निर्धारण करता है। यह तूफान, यानी तूफान कहीं चलता है कहीं नहीं चलता है, तो उसका निर्धारण कौन करता है, तो जेट वायुधारा करता है। चक्रवात की दिशा, चक्रवात जो आती है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, चक्रवात की मेन क्या होता है, डायरेक्शन होता है उसका। तो डायरेक्शन किस दिशा में जाएगी, तो इसकी भी निर्धारण कौन करता है, जेट वायुधारा करता है। मौसम परिवर्तन का नियामक, रेगुलेटर कहते हैं, यानी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, कौन, जेट वायुधारा। तो मौसम का परिवर्तन जो अचानक से होता है वो भी कौन कंट्रोल करता है, जेट वायुधारा कंट्रोल करता है। तो इससे 3 क्वेश्चन, या क्षोभ मंडल में तेज गति से चलता है, या तूफान एवं चक्रवात की दिशा का निर्धारण करता है, और इसे मौसम परिवर्तन का नियामक कहा जाता है। कंप्लीट? यहां तक कोई दिक्कत भैया? यहां पर देखिए, मावट शीतकालीन वर्षा का स्थानीय नाम है, किसका, पश्चिमी विक्षोभ का। समझ में आ गया? जाड़े के दिनों में उसी को शीतकालीन कहा जाता है। तो शीतकालीन वर्षा का स्थानीय नाम क्या है, पश्चिमी विक्षोभ का स्थानीय नाम क्या है, मावट। लाभार्थी कौन सा फसल मुख्य रूप से होता है, रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है, और गेहूं का को अत्यधिक लाभ मिलता है। क्षोभ मंडल में जेट वायुधारा का प्रवाह होता है और चक्रवात की दिशा को तय करता है। इस पेज में कोई दिक्कत नहीं अभी तक? चलिए, भारत में मानसून का आगमन। अब देखिए, अब हम ओवरऑल मानसून के बारे में जानकारी लेते हैं। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में, यानी लगभग 15 जून के आसपास केरल के मालाबार तट से। हम आपको तट के बारे में अगर जब पढ़ाएंगे विस्तार से, तो यहाँ पर केरल है और यहाँ जो तट है, यहाँ जो ये जगह है, इसको हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो केरल के मालाबार तट से 15 जून के आसपास या जून के प्रथम सप्ताह में भारत में मानसून आगमन होता है। तो ये कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो ये पूछता है क्वेश्चन कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो जून के प्रथम सप्ताह में केरल के मालाबार तट पर आता है। कहां से आता है, जो लोकेशन का नाम पूछता है, तो केरल के मालाबार तट से होते हुए एंट्री करता है। अब देखिए, अभी हम आपको बताए थे एल नीनो और लानीनो के बारे में। एल नीनो और लानीनो, कोई दिक्कत? यहां देखिए, एल नीनो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन इस दोनों में डिफरेंशिएट पूछता है, आप दोनों में कंफ्यूज होइएगा, तो सबसे बारीकी से सोचिएगा जरा। यह एक गर्म जलधारा है, एल नीनो, यह क्या है, गर्म जलधारा है। ला नीनो, यह एक ठंडी जलधारा है। कोई दिक्कत? यानी ये जो जलधारा है ये गर्म होता है और ये ठंडी होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहां देख लिए डिफरेंस क्या है।
यह एक स्पेनिश शब्द, भैया ये क्वेश्चन किसमें 2023 में जो बिहार पुलिस का अग्निशमन वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है कि एल नीनो किस भाषा का शब्द है। तो ये मैंने आपको बोल दिया ना, एक तो हम आपको मानसून वाला बोले थे कि अरबी भाषा का शब्द है, और दूसरा क्या है, एल नीनो स्पेनिश शब्द है, स्पेनिश, जिसका मतलब होता है बाल ईसा मसीह। बाल ईसा मसीह का क्या कनेक्शन है इसका, तो ये क्या है कि एल नीनो एक्चुअली में 25 दिसंबर को जो हम लोग होता है क्रिसमस डे, तो उसी के आसपास यह एल नीनो आती है, ठीक है। तो इसलिए इसे बाल ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। 25 दिसंबर के आसपास यह क्या होती है, आती है एल नीनो, और यही रीजन है कि इसे हम बाल ईसा मसीह, या फिर इसके स्पेनिश भाषा, किस भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का, जिसका अर्थ होता है बाल ईसा मसीह। ऐसा क्यों उसका अर्थ होता है कि ये 25 दिसंबर के आसपास यानी क्रिसमस के आसपास यह एंट्री करती है, इस वजह से। तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है, एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बाल ईसा मसीह, और ये सामान्य से अधिक, ये समझने वाला चीज है, सामान्य से अधिक गर्म पानी प्रशांत महासागर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एल नीनो ला नीनो से 3 क्वेश्चन बनेंगे। एल नीनो गर्म जलधारा है, ला नीनो ठंडी जलधारा है। एल नीनो स्पेनिश शब्द से बना हुआ है, ठीक है, और ये दोनों जलधारा संयोग देखिए ये प्रशांत महासागर में ही उठती है। तो तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एल नीनो जलधारा जो है वो किस महासागर में उठता है, कहाँ होता है, तो प्रशांत महासागर में। कोई दिक्कत, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा कि प्रशांत महासागर में, ये दोनों जलधारा क्या होती है, प्रशांत महासागर में उठने वाली जलधारा है। कोई दिक्कत, और यह क्या है, यह मतलब क्या, ये एल नीनो, ये एल नीनो के बारे में ही लिखा है। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो कि मैं आपको बोले थे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, और जब ये आती है तो उस मानसून को कमजोर कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि दिसंबर महीना में ये दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ क्या होती है, नहीं आती, उससे वर्षा भारत में नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये उस समय एल नीनो आ जाती है और उधर क्या होती है, उसको कमजोर कर देती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून को कमजोर कर देती है कौन, एल नीनो, जो कि एक गर्म जलधारा है, और यह स्पेनिश शब्द से बना हुआ, जिसका मतलब होता है बाल ईसा मसीह, और यह प्रशांत महासागर में उठने वाली एक गर्म जलधारा है। कोई दिक्कत। ला नीनो एक ठंडी जलधारा है, क्या है, एक ठंडी जलधारा है, और यह क्या है, प्रशांत महासागर के सतह पर ठंडी जल जमा होने से होता है। तो प्रशांत महासागर में दोनों उठा, तो दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा। बार बार ये सब चीज रटना होगा, याद करना होगा, समझने का कम है, याद करने का ज्यादा है, ठीक है। जहां समझाने वाला होगा तो मैं समझा दूंगा। अब देखिए, अब आएंगे हम लोग भारत की ऋतुओं एवं स्थानीय मौसम, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे भारत की ऋतुओं के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं पाई जाती है। कैसी, शीत ऋतु जिसे विंटर सीजन यानी कि ठंडा वाला मौसम, एक ग्रीष्म ऋतु गर्मी वाला मौसम, एक वर्षा ऋतु, और एक शरद ऋतु जिसमें क्या होती है, पतझड़ वाला जो आता है, ठीक है, पतझड़ वाला जो मौसम आती है जिसमें पत्ता झड़ता है, वो उसे शरद ऋतु कहा जाता है। तो भारत में मुख्यतः कितने ऋतुएं हैं, 4 ऋतुएं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो लगभग सबको पता ही रहता है। तो इस पेज में हो सकता है आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा हो, तो आप क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि लू क्या है, लू क्या है। आप नाम सुनते हुए गर्मी के दिनों में कि लू लग जाएगा, तो वो लू क्या है। तो गर्मी के दिनों में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार एवं उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में चलने वाली अत्यधिक शुष्क एवं गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश में गर्मी के दिनों में या ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवा चलती है उसी को हम लोग लू कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लू कहते हैं। या फिर दूसरा भाषा में अगर समझे तो उत्तर भारत में गर्मियों के दिनों में चलने वाली गर्म हवा को लू कहा जाता है। तो उत्तर भारत बोलिए या बिहार एवं उत्तर प्रदेश बोलिए, क्या है, उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है और उस समय जो गर्म हवा चलती है उसी को हम लोग लू कहते हैं। कोई दिक्कत। यही लू को अपने अपने अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसी लू को हम लोग बिहार उत्तर प्रदेश वाले क्या बोलते हैं, लू। और इसी को अगर आप असम चल जाइएगा भैया तो उसे बोडो ई चिल्ला। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें एक भी क्वेश्चन ने, हम जितना क्वेश्चन दे रहे हैं ना उसमें आप पूरा रट जाइए, सीधे घोल के पी जाइए, सीधा बात खत्म। तो
तो उस लू को तो बिहार उत्तर प्रदेश में लू कहा जाता है, लेकिन असम जाइएगा तो उसे वोडो ई चिल्ला कहा जाता है। क्या कहता है? वोडो ई चिल्ला। हो सकता है नाम याद करने में दिक्कत हो तो ई चिल्ला याद कर लीजिए। तीव्र आंधी एवं तूफानी वर्षा, असम को क्या, असम में जो वोडो ई चिल्ला होती है उसे तीव्र आंधी एवं तूफानी वर्षा कहा जाता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में गर्म हवा को नार्वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं। यह बैसाख के महीने में आती है और विनाशकारी वर्षा या तूफान आता है। ठीक है। तो यह बैसाख के महीने में आता है, इसलिए इसका हिंदी नाम काल बैसाखी है और इंग्लिश में इसे नार्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल में। और पंजाब एवं हरियाणा में धूल भरी आंधी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन शुष्क धूल भरी हवाएं, तो गर्म हवा जो ग्रीष्म की ऋतु में चलती है। तो असम में वोडोई चिल्ला, पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर या काल बैसाखी, और पंजाब एवं हरियाणा में धूल भरी आंधी। यहां तक कोई दिक्कत? तो चारों समझ में आ गया। उत्तर प्रदेश बिहार में लू कहा जाता है, असम में वोडोई चिल्ला, पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर या काल बैसाखी, पंजाब एवं हरियाणा में धूल भरी आंधी। एक होता है प्री मानसून वर्षा। तो प्री मतलब क्या होता है? पहले। प्री मतलब क्या हुआ? पहले। तो प्री मानसून वर्षा यानी मानसून जब आने वाला होता है तो उससे पहले जो वर्षा होती है उसी वर्षा को प्री मानसून वर्षा कहा जाता है। गर्मी के दिनों में मानसून हवाओं के आगमन से ठीक पहले कभी कभी अचानक तीव्र भीषण तूफानी वर्षा होती है, जिसे हम लोग प्री मानसून वर्षा कहा जाता है। ध्यान दें, इस वर्षा को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि आम्र वर्षा, चेरी ब्लॉसम, ये सब के नाम से जाना जाता है। तो भैया आपको हवा का नाम यहाँ पर देखिए अलग अलग जगह क्या है, अलग अलग नाम है। ऐसे ही क्या होगा कि ये प्री मानसून वर्षा को भी अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये तो चारों एकदम याद कर लीजिएगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें यही है। ठीक है। चलिए, अब है प्री मानसून वर्षा। कहां पर क्या कहा जाता है? सबसे पहला टी सॉवर, चाय की वर्षा। आपको भी पता है कि भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है, दार्जिलिंग के क्षेत्र में होता है। तो यह असम में टी सॉवर, चाय की वर्षा कहाँ होगी? सबसे पहला असम में ज्यादा चाय होती है तो वहां चाय होगी। चाय की वर्षा कहाँ होगी? असम में। चाय की खेती के लिए यह वर्षा काफी लाभदायक होती है, इसीलिए इसे चाय का बौछार या टी सॉवर, सॉवर मतलब क्या होता है? बौछार। तो चाय की बौछार इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वर्षा जो आती है तो इसको चाय की खेती को बहुत ही लाभदायक प्रदान करती है, बहुत ही लाभ होता है उस चाय की खेती को, इस वजह से इसे चाय की वर्षा कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो चाय की वर्षा कहाँ होती है? ये आपको सबसे बड़ी बात पूछेगा कि चाय की वर्षा कहाँ होती है, तो असम में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। और चाय की वर्षा में ये टी सॉवर से क्या, किस फसल को लाभ होता है, तो ये भी पूछ सकता है। ये दो क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। ठीक है। दूसरा है मैंगो सॉवर, नाम से ये स्पष्ट है, आम्र वर्षा। तो यह केरल और कर्नाटक, ये दोनों क्षेत्र याद रखिएगा। यह साउथ इंडिया याद रखिएगा, या उसमें मुख्य रूप से जगह पूछेगा तो केरल या कर्नाटक। यह एक प्री मानसून वर्षा, यह क्या है? एक प्री मानसून वर्षा है जो दक्षिण भारत में आम के मौसम में होती है। तो मैंगो सॉवर कहाँ होगी? केरल कर्नाटक। यह आम को जल्दी से पकाने में मदद करता है, इसलिए इसे मैंगो सॉवर। ये जो वर्षा होगी तो इससे क्या होती है? आम जल्दी से पक जाता है, जिसके कारण इसे मैंगो सॉवर, मैंगो का बौछार, आम का बौछार कहा जाता है। और यह केरल एवं कर्नाटक के राज्यों में होती है। तो टी सॉवर कहाँ होगी? असम में, टी के लिए इंपोर्टेंट है। मैंगो सॉवर मैंगो के लिए इंपोर्टेंट है और केरल कर्नाटक में होती है। तीसरा चेरी ब्लॉसम, जहां से आपको समझना होगा चेरी ब्लॉसम। चेरी भी एक क्या है? सजावटी वाला जो फल होते हैं, मतलब पौधा जो होता है, उसी को चेरी भी कहा जाता है। तो यह कॉफी सॉवर, इसे हम देखिए, इसका दूगो नाम है, एक कॉफी सॉवर और एक चेरी ब्लॉसम, दोनों एक ही चीज है। तो कॉफी सॉवर में क्या होगी? कॉफी के लिए लाभदायक होगी। और कॉफी सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन कहाँ होता है? लिख लीजिए क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। कहाँ होती है? कर्नाटक में। और ये वर्षा भी कहाँ होती है? कर्नाटक में ही होती है। तो चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में होती है, यह इसे कॉफी सॉवर भी कहा जाता है। और चेरी जो सजावटी पौधा जो होता है, डेकोरेशन में उसका यूज किया जाता है, उसके लिए भी यह क्या होती है? लाभदायक होती है वर्षा। तो इसीलिए इसे चेरी ब्लॉसम या कॉफी सॉवर कहा जाता है। तो यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है, इसलिए ये वर्षा कर्नाटक में होगी। चाय की उत्पादन सबसे ज्यादा असम में होती है, इसलिए ये वर्षा असम में होगी। और मैंगो सॉवर जो होती है वो केरल कर्नाटक के क्षेत्र में होती है। कोई दिक्कत? चलिए, अब शायद हमारा सेशन खत्म हो गया। तो चलिए, आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि मुझे भी ये मोटिवेशन मिलते रहे और ऐसा ही सेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। आशा करते हैं आप रिवीजन करते होइएगा। ठीक है, धन्यवाद।